है। जो पानी आता है हमारे पास, हम उसके संरक्षण का कोई उपाय करें, क्योंकि ये अब क्लाइमेट चेंज का जमाना है। इसमें बारिश की अनियमितता बनी रहेगी। खेती, ये पूरा उत्तर भारत खेती पर निर्भर आबादी का इलाका है। यहाँ अगर नदियों के जल के संरक्षण या बारिश के जल के संरक्षण का आगामी प्रोग्राम नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में यह इलाका सूखाग्रस्त क्षेत्र होगा और राजस्थान के नक्शे कदम पर चले। बागमती नदी के दोनों किनारे खेती लायक जमीन है और इसके बीचों बीच आबादी। मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी से एकदम सटा 4000 आबादी वाला चैनपुर गोट एक मुस्लिम बहुल गांव है, जहां हमारी टीम पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता का फिक्र करना चाहिए, इसलिए कि जनता डूब रहा। बांध पहले बनवा दिए, जनता का कोई फिक्र नहीं है सरकार को। जब जब दहाड़ आता है तो घर में पानी घुस जाता है, घर से ऊपर चल जाता है। जनता ये बांध पर दौड़ता है, घर छोड़ के घर में सांप बिच्छू ये सब डूबता है। हर साल में 1-2 आदमी मरते रहता है सांप काटने के जरिए से। बांध से प्रॉब्लम ये है कि पहले हमको व्यवस्था कर देना चाहिए था, मुआवजा पुनर्वास की जमीन का इंतजाम कर देना। बाढ़ की विभीषिका के बाद भी लोगों ने बांध के औचित्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तटबंध पानी के फैलाव के साथ साथ गाद यानी शिल्ट के फैलाव को भी रोकते हैं, जो खेतों के प्राकृतिक भूमि निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं। साथ ही गाद के तटबंधों के बीच जमा होने के कारण नदी का तल ऊपर उठने लगता है। परिणाम स्वरूप तटबंधों को जितना ऊंचा किया जाएगा, बाढ़ और जल जमाव की समस्या बढ़ती जाएगी। हम लोग को जमीन का पैसा चाहिए और घर का पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग बांध को काट डालें। बागमती की जो है कि 4 धाराएं थी, अगर चारों धाराएं को अगर खोल दिया जाता है तो पानी जो है कि 50-50 में जो है कि बढ़ जाता। इतना हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। नीतिगत परिवर्तन भारत में और बिहार में नदियों के सवाल पर, जल के सवाल पर, नदियों को निकास देने के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर, तटबंधों के सवाल पर नए सिरे से होना चाहिए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई सर छिपाने की जुगात भिड़ा रहे हैं। ये तमाम झुग्गी झोपड़ियां उन लोगों ने आनन फानन में बनाई हैं जिन्हें बागमती नदी के तटबंध ने बेगाना बना दिया। लेकिन ठेकेदार बुलडोजर चलाकर इनके मंसूबे पर पानी फेरने में लगे हैं। जब इंसानों के लिए आशियाने तलाशने की दरकार हो तो भला ऐसे में बेजुबान जानवरों का क्या आसरा। इनके जीवन की नैया तो बस राम भरोसे है। जब हम बांध के नीचे उतरे तो विस्थापितों को लगा कि शायद नेताजी आए हैं वोट मांगने, या पटना से कोई हाकिम आए हैं, बस लगे फरियाद सुनाने कि अब हमारी तकलीफ तो छू मंतर हो जाएगी। कभी बांध बनाता है तो ठेकेदार से पुलिस को ले जाता है तो वो भी मरिया से उल्टवा देता है नदी में। दिक्कत है, ये जमीन पुनर्वास दीजिए। हम लोग कान भी मर गया, पानी भी मर गया, घर द्वार गिर गया। भरी दोपहरिया में खुले आसमान के नीचे बैठे बूढ़े बाबा को कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुआवजा और पुनर्वास के इंतजार में इनकी आंखें पथरा गई हैं। विस्थापन का दर्द झेल रहे औराई मुजफ्फरपुर के ये वो लोग हैं जिनकी जमीन बागमती नदी के तटबंध में चली गई, खेती चली गई, घर उजड़ गया, मुआवजा नहीं मिला। इनका आरोप है कि इन्हें उजाड़ दिया गया है। ऐसे में याद आ जाते हैं बशीर बद्र कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बात इतने भर से खत्म नहीं हुई। जब नदी की पेटी की तरफ हम बढ़े तो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले मुसहर जाति के लोगों से हमारा सामना हुआ। ये लोग पहले बिहार में दलित कहलाते थे, अब महादलित हो गए हैं। लेकिन क्या महादलित बन जाने से इनका जीवन स्तर ऊपर उठा? नहीं ना। तो हुआ क्या, आइए उन्हीं से जानते हैं। खाए के दिक्कत है, ओढ़े के दिक्कत है, कपड़ा लत्ता न है, माल जाल के दिक्कत होइया, पानी के घर के दिक्कत होइया। पानों पर से हमको सके बुढ़ा हटाता है, से भागो जाओ माता, हमसे यहीं पर डूबेगा तो हमरा से ना कोई देखे वाला है गरीब के, तो ना हम एते रहेगा ना उते रहेगा, तो बन कहाँ बनेगा। मुसरनी आती खुरपी ले लेना और बांध के कतोय सब बांध के धा दे। मुजफ्फरपुर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि और मशहूर साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी की जन्मभूमि है। बेनीपुर गांव जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली सड़क पर है।
कटौंझा पुल से ठीक दाहिनी तरफ बागमती नदी के तटबंध से नीचे उतरकर घने जंगल और गांव की पगडंडियों से गुजरते हुए हम बेनीपुरी जी के स्मारक तक पहुंचने की कोशिश में थे, जहां हमारी मुलाकात हुई तारा देवी से। तारा बेनीपुरी जी के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो ले चली हमें स्मारक और घर की तरफ। तारा बताती हैं कि कभी यहाँ फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब कहाँ। तटबंध बना तो एक तरफ बालू है, दूसरी तरफ गुड़हन यानी अनचाहे जंगल। बांध और नदी के बीचों बीच बाबूजी का स्मारक। जंगली जानवरों का आतंक है सो अलग। गाँव में स्कूल है तो उसमें 6 महीना तो पढ़ाई नहीं होता है। हॉस्पिटल नहीं है गाँव में। 1000 की आबादी वाला गांव बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, जहां तटबंध के निर्माण से सब कुछ बदल गया। बेनीपुरी जी का घर और स्मारक भी बाढ़ और बालू की चपेट में है। बस उसे इंतजार है अपने उद्धारक की। बेनीपुरी जी के घर के अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां मंदिर और मस्जिद भी तटबंध के बालू में दब गए। मसलन रक्सिया और अख्ता की ईदगाह, जिसकी मीनारें कभी जमीन से 27 फुट ऊपर थीं, अब तटबंध के बालू में दब चुकी हैं। इब्राहिमपुर की शिव मंदिर का भी यही हाल है, जहां बालू और मिट्टी के दबाव से मंदिर में प्रवेश दुभर सा हो गया है। कभी इसी घर में कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की किलकारियां गूंजा करती थी। बचपन इसी घर में बीता, जवानी इसी घर में बीता, और अगर कहें कि राम वृक्ष बेनीपुरी इसी घर से कलम के जादूगर कहलाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज ये घर बागमती नदी के तटबंध के कारण इस घर में पानी का साम्राज्य है। घर वाले बताते हैं कि बारिश के दिनों में या बांध टूटने की स्थिति में पानी यहाँ तक जमा हो जाता है और मिट्टी ने घर के पूरे दरवाजे पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। ऐसे में अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की आत्मा जहां भी होगी, निश्चित रूप से उन्हें पीड़ा पहुंचती होगी। बात लाख टके की है कि तटबंध का निर्माण अचानक तो शुरू नहीं हुआ, फिर लोग बाग देर से क्यों जागे? क्या ऐसा नहीं लगता कि बुद्धिजीवियों और नदी वैज्ञानिकों की पहल के बाद आम जनता भी जागी है? वैसे कहा जा रहा है कि बांध का विरोध पहले भी हो चुका है। 75 में जब काम शुरू हुआ तब लोगों ने हल्ला करना शुरू हुआ कि हमारा पुनर्वास का क्या हुआ, ये योजना तटबंध की जो है वो ठीक है या नहीं है, इस पर विवेचना होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ। जो एक बहुत ही उपजाऊ इलाका था उसको मरुभूमि बना दिया। ये इन लोगों ने देख रखा है कि जो अंदर है वो भी तबाही से गारत है, जो बाहर है वो भी मर रहा है। तो इन लोगों का कहना कि भैया ये बंद कर दो और जो कुछ होगा हम नदी से समझ लेंगे, आपको पुनर्वास भी नहीं देना पड़ेगा और हमारा नदी का अपना रिश्ता है बचपन से और मरने तक सब कुछ उसी नदी के किनारे होता है, तो हमको नहीं चाहिए, बांध नहीं चाहिए। 1952 में पूरे प्रांत में बांध की लंबाई मात्र 160 किलोमीटर थी। आज बांध का फलक बड़ा हो चला है, यानी 3629 किलोमीटर की लंबाई में बांध बाढ़ से आम लोगों की रक्षा में पहाड़ जैसा खड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 1952 में बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर था, लेकिन 1994 में वो बढ़कर 69 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया। एक अनुमान के मुताबिक अब लगभग 79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में नदी वैज्ञानिकों का दावा है कि बांध अविश्वसनीय और अनुपयोगी है। अगर बांध से बाढ़ का निदान होता तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? विदेशों की बात भी करें, जहां बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स की बातें करें तो 1993 में मिसिसिपी के बाढ़ के बाद एक क्लियर कट आ गया है पिक्चर। वहाँ जो बांध के प्रबंधन में जो लोग जुटे हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोगों ने कहा है कि यह एक बांध बनाकर, लेवीज बनाकर के हम लोग पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अपने बागमती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम क्यों उसी गलती को रिपीट करने जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार का तर्क है कि आबादी को बाढ़ से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार सरकार ने बूढ़ी गंडक नुनथर वाया गंगा लिंक और कोसी महानंदा मेची लिंक के 2 परियोजना की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अगर इसकी स्वीकृति मिलती है तो बिहार से बाढ़ का स्थायी निदान किया जा सकता है। साधारणतया
हम लोग बांध आबादी को ही बचाने के लिए बनाते हैं। लक्ष्य तो हमारा 2008 में ही पूरा कर लेना था इसको, लेकिन कुछ बहुत से कारण जैसे भूअर्जन के एक समस्या बताए, कुछ अनसोशल एलिमेंट का बताए, जैसे कि 2008 में 18 गो ट्रैक्टर जला दिए गए और 9 में 2 पोकलन जला दिया गया मेरा चंदौली में। तो इस तरह से कुछ लोकल समस्याएं भी आती रही हैं, खास करके भूअर्जन की समस्या है। अगर वो हो जाए तो हमको लगता है कि ये परियोजना 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने की है। नदी वैज्ञानिकों का तर्क है कि बागमती नदी पर तटबंध अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक है, लेकिन बिहार सरकार का तर्क है कि हमें आबादी को बचाना होता है, इसलिए बागमती नदी पर तटबंध हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित आबादी होती है। ऐसे में भला उस अभागी जनता का क्या, जो बागमती नदी के तटबंध में पुनर्वास और मुआवजे के लिए आस लगाए बैठे हैं। बागमती तटबंध के प्रश्न पर बिहार में अब सियासी घमासान भी तेज हो गई है। तो बागमती का पानी तो यूरिया मिश्रित है, लोग सोना की चरखा चढ़ाते हैं। बिहार में 4 तरह की समस्याएं हैं: बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, नदी से कटाव। 4 है, कोई काटे इस बात को। चाहे विस्थापन आसमानी हो चाहे सुल्तानी हो, दोनों विस्थापित लोगों को सरकार को पुनर्वास का प्रबंध करना चाहिए। नदी वैज्ञानिक दूसरे मुल्कों में भी बांध की अनुपयोगिता की बात कर सरकार को चेताने में लगे हैं, तो सिंचाई मंत्री जी कहते हैं कोई हमें रिपोर्ट तो दिखलाए जिसमें बांध के हटाने का जिक्र हो। बागमती का तटबंध 58 बार टूटा है 1987 से लेकर के अब तक। कोसी के भी पूर्णिया के पूरब में बहती थी और अब दरभंगा चली आई। बागमती कमतौल से मीनापुर चली गई, किसी को याद है क्या? इरावदी का उदाहरण है बर्मा में। और जो 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, ह्वांगहो चीन की और मिसिसिपी अमेरिका की। मिसिसिपी अमेरिका आजकल अमेरिकन्स को चैन से नहीं रहने दे रही और उस पर लेवी पर बहुत ज़बरदस्त डिबेट है उनके यहाँ कि इसका क्या करेंगे। मिसिसिपी काफ़ी मिएंडर करने वाली नदी थी, उसको उन्होंने सीधा किया, सीधा करके नदी फिर उसी रफ्तार में चली गई, टेढ़ी मेढ़ी होकर के बहने लगी। तो फिर ये हुआ कि इसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे बहती है बहने दो। इस मुल्क या इसी देश की बात नहीं करें, पूरे विश्व में कोई ऐसा बाढ़ प्रभावित देश या इलाका, चाहे किसी तरफ, एशिया में हो, यूरोप में हो, कहीं भी, अमेरिका में हो, जहां बाढ़ आती हो और तटबंध नहीं बनाया गया हो, को लीड कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ पास आए थे। उन लोगों ने कहा कि सारे विश्व में ये स्टडी से साबित हो गया है कि अब बांध उपयोगी नहीं है। हम कहा जो वो स्टडी दे दीजिए। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिलकर IIT कानपुर के 2 प्रोफेसर राजीव सिन्हा और विकास रामाशय से बाढ़ पर एक रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियंताओं और वैज्ञानिकों के तमाम प्रयासों के बाद भी नदियां धारा बदलती हैं और हर बार तटबंध टूट जाते हैं। 1987 से अब तक 58 बार बागमती नदी के तटबंध टूट चुके हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान कैसे हो। जब तक बैठ करके केंद्र और राज्य की सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और इस तरह से आंदोलन के पीछे भी संकुचित मानसिकता है कि वास्तव में जल के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार में बाढ़ और बांध के नाम पर अब तक महज राजनीति हुई है? कभी हम नेपाल को जिम्मेदार बताते हैं तो कभी केंद्र और राज्य के संबंधों की दुहाई देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है बिहार की भोली भाली जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने, आखिर बिहार को सुखाड़ और दहाड़ से निजात मिले तो मिले कैसे? इतिहास गवाह है, जब कभी बाढ़ ने अपना कहर बरपाया, हम उफ तक नहीं कर पाए। प्रकृति भी अजीब रंग दिखाती है, कहीं पानी तो परेशानी, कहीं बिना पानी परेशानी। यानी सुखाड़ और दहाड़ के बीच बिहार के जनता की किस्मत हमेशा झूलती रही है। ऐसे में दरकार है एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति की
जो बिहार की जनता को बाढ़ की समस्या से निजात दिला सके। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। किसी दूसरे जनहित के विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।